नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप और न्यूज ब्रीफ के साथ मैं शीतल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की अहम और बड़ी खबर से करेंगे और ये बड़ी खबर आज की जम्मू कश्मीर को लेकर, जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई है। और फिलहाल केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने 4 हफ्तों की मोहलत दी है और कहा है कि 4 हफ्ते सोचिए और उसके बाद हमें विस्तृत रिपोर्ट चाहिए। राज्य का दर्जा बहाली पर दाखिल करनी होगी विस्तृत रिपोर्ट। ये 4 हफ्ते के भीतर ही केंद्र सरकार को रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश करनी होगी। 4 हफ्तों बाद फिर होगी मामले की सुनवाई और अगली सुनवाई में यह तय किया जाएगा कि आखिर सुप्रीम कोर्ट जो लगातार इस पर संज्ञान ले रहा है स्टेटहुड को लेकर, जम्मू कश्मीर के राज्य के दर्जे को लेकर, उसको लेकर अगला कदम बढ़ाया जाएगा कि आखिर क्या करना है। क्योंकि केंद्र सरकार ने सुरक्षा के हालातों को मद्देनजर रखते हुए या इस तर्क को सरकार के सामने सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा है कि भाई अभी सुरक्षा का मामला है या और भी कई मामले हैं जिस वजह से हम जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दे पा रहे हैं। ये तर्क बाहर से निकल कर आ रहे हैं। हालांकि केंद्र सरकार ने कई बार ये कहा है, खुद प्रधानमंत्री मोदी ने कई बार कहा है, गृह मंत्री अमित शाह ने संसद के पटल में कहा है कि बहुत जल्द जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा वापस दिया जाएगा। क्योंकि जम्मू कश्मीर में चुनाव तो हो चुके हैं विधानसभा के, कई सालों के बाद सरकार भी बन गई है, लेकिन सरकार बार बार केंद्र सरकार पर कठपुतली बनने का इस्तेमाल या कठपुतली बनाकर इस्तेमाल करने का आरोप भी लगा रही है। तो कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर को अगर फिर से सशक्त करना है या जम्मू कश्मीर को लोकतांत्रिक रूप से चलाना है, मेन स्ट्रीम तरीके से चलाना है, तो ऐसे में लगातार जम्मू कश्मीर की सरकार भी, जम्मू कश्मीर में बाकी जो क्षेत्रीय पार्टियां भी, वो भी लगातार मांग कर रही हैं कि जम्मू कश्मीर को जल्द से जल्द केंद्र जो पूर्ण राज्य का दर्जा है वो दिया जाए और उससे सरकार अपने कामकाज, जो चुने हुए विधायक हैं, जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, वो अपने लोगों के हितों में फ्रीडम से काम कर सकें। क्योंकि अभी अप्रत्यक्ष रूप से केंद्र सरकार पर ही जम्मू कश्मीर का ज्यादातर जो काम है या ज्यादातर जो कार्य हैं वो निर्भर हैं। और अब देखना होगा सुप्रीम कोर्ट इससे क्या संज्ञान लेता है आने वाले समय में, जब केंद्र सरकार की तरफ से विस्तृत रिपोर्ट पेश की जाएगी। उस आधार पर सुप्रीम कोर्ट का अगला कदम क्या होगा। क्योंकि जब चुनाव को लेकर बार बार याचिकाएं दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जम्मू कश्मीर के चुनाव को लेकर, तो उसी समय सुप्रीम कोर्ट ने यह तय कर दिया था कि भाई आप पहले चुनाव करवाइए, राज्य का दर्जा दीजिए। हालांकि चुनाव करवा दिए हैं, उसके लिए जो डेडलाइन रखी गई थी उस डेडलाइन के अंदर ही चुनाव करवाए गए थे, लेकिन पूर्ण राज्य का दर्जा अभी भी बरकरार है, उसकी मांग अभी भी बरकरार है। और उसी को लेकर फिलहाल कई सारे लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल की हैं ताकि जम्मू कश्मीर को जल्द से जल्द पूर्ण राज्य का दर्जा मिल सके। जम्मू कश्मीर स्टेटहुड का पूरा मामला आज सुप्रीम कोर्ट में हुआ है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए एडवोकेट इरफान हफीज लोन साहब हैं, जो इस पूरे मामले के पिटिशनर हैं, कांग्रेस से एमएलए भी हैं। इस पूरे मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं, कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए स्टेटहुड ज़रूरी है, वहाँ उससे उसकी तरक्की होगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी भी बात रखी थी और आज सरकार इस पर जवाब देगी। इरफान साहब हमारे साथ। इरफान भाई, आज आप सुप्रीम कोर्ट आए हैं, कितनी उम्मीदें हैं? सबसे पहला तो अहम सवाल। वी एक्सपेक्ट कि जम्मू कश्मीर के अवाम को इंसाफ मिलेगा। जम्मू कश्मीर के अवाम पूरे मुल्क में गुहार लगा रहे हैं कि हमें इंसाफ मिले। आइन के धारे में पुरअमन तरीके से संघर्ष कर रहे हैं और उसमें एक कानूनी तौर भी और अवामी सतह पे भी लड़ रहे हैं। हमारा सिर्फ ये कहना है पूरे मुल्क के लोगों से, अपने फेलो सिटीजन से, कि जम्मू कश्मीर के अवाम को इंसाफ दीजिए। ये एक ऐतिहासिक रियासत थी, इसे आपने तोड़ा, इसके आपने टुकड़े किए, इसको आपने यूटी बनाया। इतिहास में कभी अभी तक ऐसा नहीं हुआ है मेरे भाइयों कि आपने एक स्टेट को यूटी बनाया। हमने ये देखा है कि एक यूटी को स्टेट बनते हुए, लेकिन हम बदकिस्मत लोग हैं अवाम जम्मू कश्मीर के, जिन्हें एक ऐतिहासिक स्टेट को यूटी बनाया गया और अवाम ने कमर बस्ता है। हम संघर्ष करेंगे अवामी सतह पे भी और उसके साथ साथ कानूनी तौर भी। कानूनी तौर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने कहा कि हम तो इसे बहाल करेंगे। जब इसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी पे बात आई, जो ही इन्होंने कहा हम बहाल करेंगे और सॉलिसिटर जनरल साहब ने, तो उसके जवाब में ऑनरेबल कोर्ट ने जो डायरेक्शन पास की उसके बाद कि एट द अर्लीस्ट पॉसिबल
स्टेट को बहाल किया जाए। अब अभी तक काफी समय बीता, 2019 में तो लिया गया था, उसके बाद कोर्ट की ये डायरेक्शन आने के बाद भी काफी महीने हो गए, अभी तक बहाल नहीं हुआ। तो हम ऑनरेबल कोर्ट के सामने गए हैं कि इस एट द अर्लीस्ट को स्पेसिफाई किया जाए, स्पेल आउट किया जाए कब तक। जिस तरीके से मेरा मानना है कि अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन के लिए डायरेक्शन नहीं दी होती कि इस डेट तक आप करिए, तो मेरी समझ ये है कि शायद अभी तक जम्मू कश्मीर में इलेक्शन नहीं हुए होते। अभी तक इस कानूनी जमहूरी हक से लोगों को महरूम रखा होता। तो ऑनरेबल कोर्ट की वजह से वो वहां पर इलेक्शन हुए। उसी तरीके से हम चाहते हैं कि इस स्टेटहुड की बहाली के हवाले से स्पेल आउट किया जाए। हम ये क्लियर करना चाहते हैं, कोर्ट में ये बात है कि सरकार कहती है बहाल करेंगे, कोर्ट से बाहर भी सरकार कहती है बहाल करेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि समय टाइम स्पेसिफाई हो कब तक। आप लोग कितना समय मांगे? हम चाहते हैं विद इन अ मंथ और सो होना चाहिए, महीने 2 महीने रीजनेबल टाइम है, कर दीजिए बहाल। लेकिन हम ये कहना चाहेंगे कि ये थोड़ी, वी आर इन अ डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ, रिट ऑफ कोर्ट शुड प्रिवेल। ये थोड़ी ये है कि वो बताएंगे कोर्ट में जी हम बहाल करेंगे और ऑनरेबल कोर्ट ने ये डायरेक्शन भी दी, उसके बाद थोड़ी ये इट डजंट मीन कि वो अपनी मनमानी, अपनी मर्जी के मुताबिक जो उनको अच्छा लगेगा, पॉलिटिकली मोटिवेटेड जो उनको शूट करेगा, उस हिसाब से चलेंगे। नहीं, ये अवाम के हक की बात है। ये आप पॉलिटिकली आपको क्या शूट करता उस पर निर्णय नहीं होगा। तो इसलिए हम ऑनरेबल कोर्ट में एक्सपेक्ट करते हैं कि एक जस्टिस ओरिएंटेड डिसीजन होगा, वो कोर्ट देखेगा। वी कैन नॉट प्रिजज। ऑनरेबल कोर्ट है, हम दोनों साइड अपने आर्गुमेंट्स रखेंगे, हमारे वकील साहिबान, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि एक निर्णय आएगा और वो जस्टिस ओरिएंटेड होगा और कोर्ट पे हम वी रिपोज कॉन्फिडेंस इन कोर्ट और एक निर्णय आएगा। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट साजिद के साथ ताबिश कमाल, दिल्ली। चले आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे और बड़ी खबर है राज्यसभा चुनाव के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं और कुछ नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार इस प्रकार है, आपको बताना चाहेंगे। चौधरी मोहम्मद रमजान और शम्मी ओबराय सजाद किचलू प्रत्याशी चौथी सीट पर कांग्रेस से बातचीत जारी है, क्योंकि कांग्रेस ने भी मांग रखी है कि एक राज्यसभा सांसद उनका भी जाए। चौथी सीट पर कांग्रेस से लगातार मंथन चल रहा है। राज्यसभा चुनाव को लेकर जम्मू कश्मीर में सियासी हलचल तेज हो गई है। बहुत जल्द राज्यसभा के चुनाव होने हैं, उससे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस जो इस वक्त सरकार में भी है और सबसे ज्यादा विधायक नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास ही हैं। दूसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी जो इस वक्त सक्रिय विपक्ष की भूमिका निभा रहा है और जम्मू संभाग में सबसे ज्यादा मैंडेट भारतीय जनता पार्टी के पास है, लेकिन कांग्रेस 6 सीटों के साथ सरकार में तो नहीं है, लेकिन अलायंस में जरूर है नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ। ऐसे में कांग्रेस चाहती है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक सीट उन्हें सहयोगी के तौर पर दे। बीजेपी का यहां पर कहीं ना कहीं एक टारगेट जो है वो कहीं ना कहीं 2 राज्यसभा मेंबर्स भेजने का है, क्योंकि हालांकि बीजेपी के पास 28 विधायक हैं, 2 उनके पास नहीं हो सकता, एक का गुंजाइश पूरी है, एक को कंफर्म माना जा सकता है, लेकिन उसके लिए स्पेस बनाने की कोशिश की जा रही है। आपको बताना चाहेंगे राज्यसभा चुनाव को लेकर जम्मू कश्मीर में सियासी हलचल तेज हो गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। पार्टी ने चौधरी मोहम्मद रमजान, शम्मी ओबराय और साजिद किचलू को उम्मीदवार के रूप में नामित किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के महासचिव अली मोहम्मद सागर के मुताबिक 3 उम्मीदवार तय कर लिए गए हैं और चौथे सीट के लिए कांग्रेस से बातचीत जारी है। कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेता भी जम्मू कश्मीर आए थे। हालांकि एनसी ने स्पष्ट नहीं किया कि वो कांग्रेस के लिए सुरक्षित सीट छोड़ेगी या बीजेपी के प्रभाव वाले क्षेत्र में मुकाबला करने की पेशकश करेगी। वर्तमान में गठबंधन के पास चौथे सीट के लिए 24 वोट हैं, जबकि बीजेपी के पास 28 वोट हैं और राज्यसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है और सियासी समीकरण हर पल बदल सकते हैं और सब इस वक्त जी जान से मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे विधायक हैं जो इंडिपेंडेंट हैं और उनको भी कहीं ना कहीं लुभाने की कोशिश या जो सियासी समीकरण है, जो नंबर गेम है, उसको सेट करने की कोशिश यहाँ पर हर दल की तरफ से होना है और ये भी होता भी है। सियासी हलचल होती है
और यही हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती और सबसे सुंदर तस्वीर निकलकर सामने आती है। जब जब पार्टियों में या हलचल होती है तो तब नंबर गेम मेंशन होता है, भाई किसका नंबर किसके पास कितना है, कितना कहाँ है। आपने हाल ही में देखिए उपराष्ट्रपति के चुनाव जब हुए थे तो क्रॉस वोटिंग भी हुई थी और उसके बाद जितने वोट संभवतः एक दल को मिलने वाले थे उससे कई ज्यादा मिल गए। तो कुल मिलाकर ये बहुत इंटरेस्टिंग फेज होता है और इस फेज में कौन पास होगा, कौन कहां पर रुकेगा, कौन कितना आगे जाएगा, कौन उसी जगह पर रहेगा। कांग्रेस हालांकि उम्मीद जता रही है कि एक राज्यसभा मेंबर उन्हें दिया जाए। हालांकि 6 ही विधायक उनके पास हैं, 6 ही सीटें उन्होंने जीती हैं। सरकार में वो सक्रिय भूमिका में नहीं है। अब देखना होगा नेशनल कॉन्फ्रेंस आगे क्या करने वाली है एक सीट को लेकर। इधर पाकिस्तान की हर हरकत पर बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस की पैनी नजर बनी हुई है। हिमाकत करने पर ऑपरेशन सिंदूर जैसी मार पड़ेगी, क्योंकि पहले ही सरकार ने यह साफ कर दिया है कि जो भी गतिविधि, जो भी एक्टिविटी पाकिस्तान की तरफ से होगी, आतंकी गतिविधि होगी, उस पर कड़ा प्रहार किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर ऑनगोइंग है, चल रहा है और जब भी पाकिस्तान की तरफ से कोई हिमाकत की जाएगी उसका आक्रामक जवाब दिया जा सकता है। जम्मू फ्रंटियर पर सर्दियों में भी कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। सीमा पार घुसपैठ रोकने के लिए बीएसएफ पूरी तरह से तैयार नजर आ रही है और अगर कोई हलचल होती है तो उस वक्त जम्मू कश्मीर में जो बॉर्डर है या जो सीमा रेखा है वहां पर लगातार पैनी नजर रखी गई है। दक्षिण एशियाई उपमहाद्वीप में बढ़ते तनाव को देखते हुए बीएसएफ पूरी सतर्कता के साथ सीमाओं पर तैनात है। बीएसएफ का कहना है कि अगर पाकिस्तान कोई हिमाकत करता है तो उसे ऑपरेशन सिंदूर जैसी जवाबी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। जम्मू फ्रंटियर के आईजी शशांक आनंद ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि बीएसएफ खुफिया एजेंसियों के साथ लगातार संपर्क में है और किसी भी नापाक इरादे को नाकाम करने के लिए पूरी तरह सक्षम है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की भलाई इसी में है कि वो भारत की तरफ आंख उठाकर भी न देखे। आईजी ने सियालकोट में हो रही हालिया गतिविधियों का हवाला देते हुए बताया है कि सीमा पर सुरक्षा के लिए सभी इंतजाम किए गए हैं। सर्दियों में धुंध के मद्देनजर भी बीएसएफ ने कमर कस ली है और किसी भी घुसपैठ को सफल नहीं होने दिया जाएगा। बीएसएफ का यह अलर्ट सीमा सुरक्षा और देश की अखंडता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। हाल ही के दिनों में सेना के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं या जो बड़े अधिकारी हैं, उन्होंने भी साफ और स्पष्ट शब्दों में पाकिस्तान को कहा है कि अगर पाकिस्तान कोई भी हिमाकत करता है तो उसे नक्शे से बदल दिया जाएगा, नक्शे से हटा दिया जाएगा। सीडीएस जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने ये बयान दिया था हाल ही दिनों में। उसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जब भुज पहुंचे थे तो भुज से सीधा संदेश दिया था, क्योंकि भुज बिल्कुल सीमा रेखा के नजदीक है। वहां से सीधा संदेश पाकिस्तान को दिया था कि अगर अब आपकी तरफ से कोई हिमाकत की जाती है या कोई भी टेरर एक्टिविटी को अंजाम बॉर्डर पर या जम्मू कश्मीर के अंदर किया जाता है या घुसपैठ करने की कोशिश जम्मू कश्मीर में किया जाता है तो उसके बाद जवाबी कार्रवाई होगी। पाकिस्तान तिलमिला गया था, पाकिस्तान के बड़े नेताओं के बयान भी सामने आए थे, वो भी हम सबके सामने थे। लेकिन इस वक्त चूंकि विंटर का समय शुरू हो गया है, बर्फबारी भी पहाड़ी इलाकों में शुरू हो गई है, ऐसे में सेना के सामने एक बड़ी चुनौती रहती है। लेकिन उस चुनौती से निपटने के लिए सेना तैयार है, सुरक्षा बल तैयार है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस भी विशेषकर बॉर्डर पर पूरा फोकस बनाए हुए हैं कि पाकिस्तान को कैसे घेरना है और उसे कैसे खदेड़ना है। सुनिए सर। और जो भी घटनाएं इस समय हमारे पड़ोसी मुल्क में हो रही हैं, ये हमारे जानकारी में है और हम बड़े पैमाने पे फोकस कर रहे हैं इन सभी गतिविधियों के ऊपर। मैं देश को आपके माध्यम से आश्वस्त करना चाहूँगा कि जब तक सीमा सुरक्षा बल के हमारे बहादुर प्रहरी हमारे सरहद पे डटे हुए हैं तो 1 इंच भी हमारी सीमा का खतरे में नहीं है। हम अपने सीमा पे मुस्तैद हैं और दुश्मन के किसी भी मंसूबे को विफल करने के लिए, जैसे हम इतिहास ने दिखाया है, पहले हम करते आए हैं। ऑपरेशन सिंदूर में जिस प्रकार से हमने मात दुश्मन को दी है, उसी प्रकार अगर कोई भी ऐसी वो उनकी तरफ से मिस एडवेंचर या किसी भी प्रकार का प्रयास किया जाएगा तो उसका मुंह तोड़ जवाब बीएसएफ के द्वारा दिया जाएगा। जैसे मैंने कहा, हम अपनी सिस्टर एजेंसीज, चाहे वो इंटेलिजेंस एजेंसीज हो या आर्म्ड फोर्सेस हो, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ मिलके एक बहुत ही नजदीकी समन्वय मिला के हम इन सारे ही डेवलपिंग सिचुएशन पे बहुत क्लोज निगरानी मेंटेन कर रहे हैं। और मैं एक बार फिर आपके माध्यम से बीएसएफ की ओर से पूरे देश को आश्वस्त करना चाहूंगा। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर में जैसा कि आपने
आप जानते हैं, हमने तस्वीरें प्रस्तुत करी थी, वीडियोस दिखाए थे कि हमारे पड़ोसी मुल्क ने जब ये हिमाकत करी थी तो उनका काफ़ी नुकसान हुआ था। और हमने लगातार देखा है ऑपरेशन सिंदूर के बाद कि वो प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरीके से अपनी नुकसान की वो भरपाई करें। उनके बहुत सारे सर्वेलेंस इक्विपमेंट को हमने टारगेट किया था, उनके बंकर्स, उनके आउटपोस्ट, उनकी गाड़ियों को, उनके कई संसाधनों को हमने नुकसान पहुंचाया था। तो वो लगातार प्रयास कर रहे हैं। इस बीच में बाढ़ का प्रकोप भी उनके ऊपर आया, उससे भी नुकसान देखा गया है सरहद के उस पार। तो उनके द्वारा कुछ प्रयास किए जा रहे हैं, वो निरंतर हमारी निगरानी में है। और जैसे मैंने कहा कि सीमा सुरक्षा बल की हर प्रकार से तैयारी है किसी भी परिस्थिति को का सामना करने के लिए। और मैं आपके माध्यम से देश को आश्वस्त करना चाहूंगा कि हमारे बहादुर प्रहरी दिन रात डटे हुए हैं और किसी भी हिमाकत का हम मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सक्षम हैं। और हमने अपनी सारी तैयारी विंटर स्ट्रैटेजी की, विंटर प्लानिंग की हमने कर ली है। हमारे इसमें कुछ एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस हम लेते हैं, कुछ नई टेक्नोलॉजी का इन्फ्यूजन हम कर रहे हैं। और विंटर के समय जब धुंध भी एक यहाँ पे एक हमारे लिए चुनौती बन के आती है, तो ऐसे में हम किस प्रकार अपने वल्नरेबल पॉइंट्स को हम मजबूती से गार्ड कर सकते हैं, तो इसकी एक पूरी रणनीति हमने जमीन पे उतार ली है। और मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि हम आने वाले इस सर्दी के मौसम में किसी भी प्रकार का घुसपैठ अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं होने देंगे। हमारे जवान मुस्तैद हैं, हमारे मॉडर्न टेक्नोलॉजीज का इन्फ्यूजन हुआ है। और हमने ऑपरेशन सिंदूर में और उससे पहले भी देखा है कि जब भी कोई हरकत दुश्मन की तरफ से होती है तो उसकी सूचना हमारे तक पहुंच जाती है। और ऐसे कई मौकों पे हमने दुश्मन की ओर से घुसपैठ को विफल किया है। तो ये आपका पहला सवाल था। जो दूसरा आपने कहा, सियालकोट इलाके में कुछ मूवमेंट देखी जा रही है, तो ये मूवमेंट हमने ऑब्जर्व करी है, ये ओपन सोर्स में भी अवेलेबल है, इन पिक्चर्स सारी ये घूम रही हैं। तो इनको जैसे मैंने कहा था पहले भी कि सिस्टर एजेंसीज के साथ हमारा समन्वय बैठा हुआ है, इनको हम कॉर्पोरेट कर रहे हैं, इनको वेरीफाई कर रहे हैं। और हम किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार हैं। अक्सर कुछ ऐसी मूवमेंट्स रूटीन में देखी जाती रही हैं, पहले भी देखी गई हैं, लेकिन हम किसी भी बात को हल्के में नहीं ले रहे हैं। जो इस समय विश्व में हालात चल रहे हैं और जो हमारे साउथ एशियन सब कॉन्टिनेंट की बात करें तो इसके जो हालात हैं, इन सबको मद्देनजर रखते हुए, चाहे वो सामरिक दृष्टि की बात हो या टैक्टिकली इस समय का जो हालात है उसको देखते हुए हम हर चुनौती के लिए तैयारी कर रहे हैं। और दुश्मन की ओर से हो रही हर गतिविधि को हम पैने तरीके से देख रहे हैं। तो इधर जम्मू में बीएसएफ की हीरक जयंती के उपलक्ष्य पर पहली बार मैराथन का आयोजन किया जाएगा। बीएसएफ 1965 में स्थापित हुई थी और इस वर्ष अपनी 60वीं वर्षगांठ मना रही है। जम्मू फ्रंटियर के आईजी शशांक आनंद ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि मैराथन रविवार 9 नवंबर को आयोजित होगी। इस मैराथन में भाग लेने वाले प्रतिभागियों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। आईजी शशांक ने कहा कि इस मैराथन का उद्देश्य न केवल फिटनेस और खेलकूद को बढ़ावा देना है, बल्कि युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना भी है। इसके अलावा एथलेटिक्स में रुचि रखने वाले प्रतिभागियों की पहचान कर उन्हें बीएसएफ द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये पहल भविष्य में देश के लिए मेडल जीतने वाले एथलीट तैयार करने में मदद करेगी। बीएसएफ के इस कदम से न केवल खेलों को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि युवाओं में सामाजिक जागरूकता भी आएगी। जम्मू में पहली बार एक मैराथन का आयोजन किया जा रहा है। 9 नवंबर 2025 को रविवार का दिन है। हम चाहेंगे कि भारी संख्या में लोग आएं, इस मैराथन में हिस्सा लें, चाहे वो 42 किलोमीटर की दौड़ हो, 21 किलोमीटर की हो, 10 की हो, 5 की हो। हमने रजिस्ट्रेशन का कोई चार्ज नहीं रखा है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। सभी प्रतिभागियों को टी शर्ट्स मिलेंगी और बहुत ही आकर्षक प्राइजेस हमने रखे हैं, जिसमें 1.5 लाख से लेके 25,000 तक इनाम विजेताओं को दिया जाएगा। तो हम आपके माध्यम से चाहेंगे कि जम्मू के जो यूथ हैं, नौजवान हैं, वो आएँ और 9 नवंबर को आके बीएसएफ के संग दौड़ें। जी बिल्कुल, हम इस मैराथन के ज़रिए ये भी एक संदेश देना चाहेंगे कि नशे से हमें दूर रहना है। और बीएसएफ इस मैराथन के ज़रिए
ऐसे बच्चों की पहचान करना चाहेगी जिनको हम आगे चल के बड़े पैमाने पे, बड़े स्टेज पे जम्मू कश्मीर का और भारत का नाम रोशन करने के लिए एथलेटिक्स की फील्ड में हम उनको लेके जाएं। तो इन बच्चों को हम ट्रेनिंग देंगे, कोचिंग देंगे, किट्स देंगे और कोशिश करेंगे कि ये भारत के लिए मेडल जीते। तो आगे बढ़ेंगे। फिलहाल एक और बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। गडोल जंगल में दूसरे पैरा कमांडो का शव जो है वो बरामद हुआ है और आपको याद होगा 2 कमांडो 5 दिन पहले लापता हुए थे। ये बेहद ही दुखद खबर है। वीरवार को बरामद हुआ था एक कमांडो का शव, लेकिन अब दूसरे कमांडो का शव भी बरामद किया गया है। सेना के चिनार कोर ने खराब मौसम का असर बताया है। तो फिलहाल दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के गडोल जंगल क्षेत्र में आज सुबह सुरक्षा बलों ने दूसरे पैरा कमांडो का शव बरामद कर लिया है। अधिकारियों ने बताया कि 2 पैरा कमांडो 5 दिन पहले खराब मौसम के चलते गडोल जंगल में लापता हो गए थे। वीरवार को पहले सैनिक का शव बरामद किया गया था। सेना के चिनार कोर के मुताबिक ये दोनों पैरा कमांडो 6 और 7 अक्टूबर की रात को लापता हो गए थे। किश्तवाड़ रेंज में ऑपरेशन टीम को भारी हिमपात और व्हाइट आउट जैसी कठिन मौसम परिस्थितियों का सामना करना पड़ा था। तब से 2 सैनिकों से संपर्क नहीं हो सका। मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण तेज खोज और बचाव अभियान जारी था, लेकिन फिलहाल जो दूसरा पैरा कमांडो है उसका शव बरामद कर दिया गया है। ये 2 पैरा कमांडो अचानक से लापता हो गए थे। लापता होने के बाद काफ़ी सर्च किया, काफ़ी खोजबीन हुई और 5 दिन के बाद अब कहीं ना कहीं दूसरा जो कमांडो है उसका शव भी बरामद कर लिया गया है। बेहद दुखद है क्योंकि ये वही देश के वीर सेना के जवान हैं जो हमेशा देश के लिए देश की सुरक्षा करते करते शहीद भी होते हैं। लेकिन न सिर्फ उनके सामने ये परिस्थितियां होती हैं कि कहां पर टेररिस्ट आगे खड़ा होगा और उसके साथ मुकाबला करना है, कहां पर दुश्मन सामने खड़ा होगा तो उसके साथ मुकाबला करना है, बल्कि हमारे सेना के जवानों के सामने और भी मुश्किलें होती हैं। क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसी हैं, वहां पर जियोग्राफिक कंडीशंस कैसी हैं, ये तमाम चीजें जब ऑपरेशन होता है तो तब हमने आपको कई बार दिखाया है, गुलिस्तान न्यूज के माध्यम से कई बार दिखाया है कि कैसे वहां पर पहाड़ होते हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़, जंगल, टीलें, उसके बावजूद भी सेना के जवान वहां जाने से नहीं चूकते, नहीं रुकते हैं और आतंकवादियों पर प्रहार करते हैं, आतंकवादियों को मार गिराते हैं। तो ये बहुत चुनौतियां हैं, बहुत परिस्थितियां हैं। कहीं पर बर्फबारी होती है और उस बर्फबारी के बावजूद भी सेना के जवान वहां पर डटे होते हैं और देश की सेवा करते हैं। तो फिलहाल आज ये बड़ी खबर और बेहद दुखद खबर, 2 कमांडो 5 दिन पहले लापता हुए थे। वीरवार को बरामद हुआ था एक कमांडो का शव, लेकिन फिलहाल दूसरा भी बरामद कर लिया गया है। ये दूसरा शव जो है वो बरामद किया है। गडोल जंगल में दूसरे पैरा कमांडो का शव भी बरामद कर लिया गया है। आगे बढ़ेंगे। जम्मू के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल को पूरी तरह से एयर कंडीशन बनाने की प्रक्रिया इन दिनों तेजी से चल रही है। इस परियोजना की लागत लगभग 9 करोड़ रुपए बताई जा रही है। अस्पताल प्रशासन के अनुसार कार्य पर इंजीनियर और तकनीकी टीमें दिन रात जुटी हुई हैं ताकि इसे निर्धारित समय सीमा में पूरा किया जा सके। जीएमसी के प्रिंसिपल डॉक्टर आशुतोष गुप्ता ने बताया है कि यह परियोजना मरीजों और कर्मचारियों दोनों के लिए राहत लेकर आएगी, विशेषकर गर्मी के मौसम में जब अस्पताल में अत्यधिक भीड़ रहती है। उन्होंने कहा कि आने वाले कुछ ही महीनों में पूरा जीएमसी अस्पताल वातानुकूलित हो जाएगा और अगले साल की गर्मियों से पहले ये लक्ष्य हासिल कर लिया जाएगा। इस कदम से स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और मरीजों की सुविधा में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिलेगा। कंडीशनिंग हम कर रहे हैं। आई थिंक जो हमारे इंजीनियर ने कहा है कि 2 या 3 महीने में वो सब हम कहेंगे जल्दी से जल्दी सितंबर नेक्स्ट विंटर से पहले फुल एयर कंडीशनिंग हो जाए ताकि पेशेंट को फैसिलिटीज़ मिले। इसी साल में हो जाएगी। डेफिनेटली जल्दी करेंगे। आने वाले सीजन में गर्मियों में डेफिनेटली सर्दियों से नहीं सर्दियों से, गर्मियों तो बात की बात रही, सर्दियों में हम इसको एयर कंडीशनिंग को डेफिनेटली ऑपरेशनलाइज करने में पूरे सक्षम रहेंगे। ये है काफ़ी 9 करोड़ का। चलिए न्यूज ब्रीफ में अभी के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन देश दुनिया और जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।